वेलकम बैक दोस्तों। वेलकम टू मिस्टर हॉरर वर्ल्ड। तो आज हम आ गए हैं फिर से एक और नई कहानी लेकर आप लोगों के लिए। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और जितना हो सके उतना शेयर करो, सपोर्ट करो गाइज। तो चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये बात है दिल्ली की, जहाँ पे एक मयंक नाम का लड़का, उसके साथ कुछ ऐसा घटा और उसके परिवार के साथ कुछ ऐसा घटा जिसकी वो लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। तो शुरू करते हैं। रात काफ़ी गहरी थी। दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ अंधेरा और तेज़ बारिश का शोर था। मयंक जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, रात के 11 बजे अपना ऑफिस से घर के लिए निकल रहा था। जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकलेगा हुआ, वहाँ के गार्ड भैया ने उसको रोक लिया और कहा, साहब इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हो, इतनी बारिश भी हो रही है। मेरा मानिए आप रहने दीजिए, अभी आप कल सुबह चले जाना, मेरे साथ रुक जाइए, या फिर आप ऐसा कीजिए थोड़ी देर बाद चले जाना जब बारिश रुकेगी। लेकिन कहाँ मयंक सुनने वाला था। मयंक जो कि प्राइवेट कंपनी में काम करता था, तो वो इन सब चीज़ों में कम ही मानता था। लेकिन आजकल की ज़िंदगी की तरह मयंक भी जल्दी घर पहुंचने की जल्दी में था। बोला कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूँगा, और भारी बारिश में बाइक स्टार्ट करके निकल गया। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे लगता है। कहते हैं ना कि जब आपको कोई बुज़ुर्ग समझाए तो उसकी बातें मान लेनी चाहिए। क्या पता वो आपके भले के लिए बात कर रहा हो। चलिए छोड़िए, कहानी में आगे बढ़ते हैं। अंधेरी वीरान सड़कें और उन पर बस मयंक की बाइक की आवाज़। आसपास कोई नहीं था, कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, कुछ नहीं था। बारिश तेज़ होती जा रही थी। सड़कों पर पानी भर चुका था, जैसे दिल्ली की सड़कों में पानी भरी जाता है। पानी बहुत ज़्यादा भर चुका था। बाइक चलाना मुश्किल हो रहा था मयंक के लिए। मयंक सोच ही रहा था काश उसे कोई मिल जाए जिसकी थोड़ी मदद कर दे। लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था सड़क पर। एक मोड़ पर मयंक ने अपनी बाइक खड़ी कर दी। थोड़ी देर सोचा, बैठ के सोचने लगा वापस जाऊं या अपने घर जाऊं, क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो रहा था उसके लिए चलना। एक बार को उसके मन में आया भी कि एक बार मैं वापस ऑफिस चला जाता हूँ, शायद वो चला जाना था तो अच्छा रहता। लेकिन मैं वहाँ पर बैठ गया बस स्टैंड के पास, अपनी बाइक को खड़ा करके। एक मोड़ पर मयंक ने दूर एक बच्चे को खड़े देखा, भीगता हुआ, अकेला। इतनी रात में बच्चे यहाँ क्या कर रहा है, मयंक ने अपने मन में सोचा। और वो उसके पास गया। लेकिन जैसे जैसे वो वहाँ जा रहा था, थोड़ा सा अंधेरा छा गया, बिल्कुल ही उसे दिखना थोड़ा सा कम हो गया। और जब वो वहाँ पहुँचा, वहाँ कोई नहीं था। मयंक को एक बार को लगा ये सब क्या था, शायद मेरा वहम है, मेरी आंखों का धोखा है। वो समझ नहीं पाया कि ये सब क्या था। इस चीज़ को इग्नोर करके मयंक जाकर वापस से अपनी बस स्टैंड पर बैठ गया। वहीं पे उसकी वाइफ का कॉल आता है, जो कि एक वीडियो कॉल थी। सामने से उसकी वाइफ मधु कॉल करती है और बोलती है, कहाँ पर हो। मयंक उसको दिखाता है, मैं फंस चुका हूँ, निकल चुका हूँ, कुछ देर में पहुँच जाऊँगा, तुम टेंशन मत लो, तुम प्रिया को सुला दो और तुम भी सो जाओ, मैं आ जाऊँगा। लेकिन मधु कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी। इसने बोला, तुम्हारे पीछे वो लड़की कौन है। मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। और मधु ने भी देखा तो मधु कहती है, मैंने देखा था किसी को, शायद मेरी आंखों का वहम है या कुछ भी, तुम जल्दी घर आ जाओ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मयंक ने ये बात उसकी सुनी और तभी फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। बारिश में पानी से फ़ोन भीग चुका था पूरा, तो फ़ोन डेड हो गया था। इतनी रात में उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। तो उसने सुनसान सड़क को देखकर उसके मन में थोड़ा डर आया और वो भरे रोडों पर ही अपनी बाइक को लेकर चल दिया। जैसे ही वो वहाँ से चला, उसे उसकी पीठ पर कुछ वज़न फील हुआ, जैसे कोई उसके ऊपर चढ़ गया हो, बहुत ज़्यादा भारी। ऊपर से उसकी बाइक भी भारी थी। वो जैसे तैसे अपने घर तो पहुँच गया। लेकिन यहाँ से ही इस कहानी का अगला खेल शुरू हुआ, या फिर मैं कह सकता हूँ उस आत्मा का अगला खेल शुरू हुआ जो वो करना चाहती थी। मयंक घर आते ही मधु ने उससे पूछा, वो लड़की कौन थी। मयंक ने बोला, कोई भी लड़की नहीं थी, तुम्हारी आंखों का धोखा है, मैंने बोला ना, तुम्हें मुझे विश्वास नहीं है। और दोनों की मुँह बहस हो गई और मयंक जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। आती वो इतना थक गया था कि जैसे पता नहीं कितनी मेहनत कर कर आया, जैसे उसने आज बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत की हो।
और आते हुए बेड पे लेट गया और सो गया। कुछ देर बाद जब मधु प्रिया को दूध देकर आई तो उसने देखा मयंक बिना ब्लैंकेट के सोया हुआ है। उसने वो ब्लैंकेट उसको उड़ाने की कोशिश की और जब जो उसने देखा उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। उसने शीशे में देखा एक लड़की, अच्छी खासी जवान लड़की, मयंक के ऊपर लेटी हुई, और वो भी ऐसे नहीं, बहुत डरावनी, खतरनाक, जिसे देखने से ही किसी की रूह कांप जाए। चेहरे पे खून, खुले बाल, एक अजीब सी, और वो मधु को देखकर हंस रही थी। मधु ये देखकर पूरी तरह डर चुकी थी। मधु भागते हुए अपने प्रिया के रूम में जाती है और उसको वहाँ से उठाकर एक घर के छोटे मंदिर में आ जाती है। छोटा कमरा था और कमरे को बंद कर देती है। मधु समझ गई थी कि वो कोई लड़की इंसान नहीं थी, वो एक आत्मा थी जो भटक रही थी, जिसे मयंक अपने साथ घर लेकर आ गया है। अब वो इतनी डर चुकी थी कि उसे अपने बेटे की चिंता होने लगी कि आज की रात कैसे कटेगी, आज वो लोग ज़िंदा ही बचेंगे या नहीं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो आत्मा उन्हें तंग करने लगी। पहले तो वो छोटे मोटे काम ही कर रही थी, लेकिन जैसे ही घड़ी में 4 बजे उस आत्मा ने सारी हदें लांघ दी। उस कमरे में पानी आने लगा, जहाँ पे कोई है ही नहीं कि पानी आ सके। उस कमरे में कुछ ही चीज़ है ही नहीं। उस कमरे में पानी आने लगा, वो चीखें मारने लगी, वो हंसने लगी, कभी कभी तो इतनी तेज हंसने लगी कि उन दोनों के कभी कभी तो इतनी देर हंस रही थी कि उन दोनों के कान सहन भी नहीं कर पा रहे थे। वहीं प्रिया रोने लगी थी। 4 बजे के बाद उस आत्मा ने अपना असली खेल शुरू कर दिया था। दीवारों को खोदना, नोचना, चिल्लाना, चीखना, किसी तरह वो उनको लोगों को कमरे से बाहर लाना चाहती थी ताकि वो उन्हें मार सके। उसकी कोई उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन वो एक बुरी आत्मा थी जिसे खुशी ही किसी को तंग कर कर या किसी को बर्बाद कर कर मिलती है। वो उन लोगों को मारना चाहती थी, वो उनका पूरा परिवार बिखेर देना चाहती थी। मधु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मधु ने ऋषभ को फ़ोन किया, जो कि मयंक का अच्छा दोस्त था और मयंक के साथ ऑफिस में काम किया करता था। उसकी बातों को सुनकर ऋषभ अपनी वाइफ के साथ भागता हुआ फ्लैट के नीचे आया। उनका घर ज़्यादा दूर भी नहीं था, पास में रहती थी। वहीं मधु ने दूर से बालकनी से ही उसको इशारा किया कि अंदर मत आना, कोई और रास्ता ढूंढो जिससे तुम मेरे पास तक आके मुझे यहाँ से निकाल सको। तो ऋषभ और उसकी वाइफ दोनों मधु और मयंक के पड़ोसियों के पास गए, उन्हें सारी बातें बताई। वहाँ 2 बुज़ुर्ग रहते थे। उन दोनों बुज़ुर्गों ने इस बात समझी, क्योंकि आजकल की जवान लोगों से ज़्यादा बुज़ुर्ग इन बातों में मानते हैं, और वो इन बातों को सच भी मानते हैं, क्योंकि ये है। उन लोगों ने उनका विश्वास उनकी बात बताते ही कर लिया, और उन लोगों ने जैसे तैसे कमरे के अंदर घुसने की बहुत कोशिश करी, पर किसी तरह वो घुस नहीं पाए। तो आखिर में उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि कैसे भी करके हमें मेन गेट से अंदर जाना होगा। वो लोग मधु की बातों को अनदेखा कर मेन गेट से अंदर आ गए, और ऋषभ ने जैसे ही मधु के दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मयंक ने ज़ोरदार हमला किया उसके ऊपर, कांच की बोतल उसके सिर में मार दी। ऋषभ वहीं घायल हो गया। ऋषभ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऋषभ दर्द में था, उसकी बीवी वहीं पे रोने लगी। सब कोई परेशान हो गया था, मयंक को देखकर सब डर गई थी। लेकिन तभी इन आवाज़ों को सुनकर वहाँ के पड़ोसी लोगों ने, सभी पड़ोसी आ गई, उस फ्लोर के जितने भी थे। उन लोगों ने मयंक को पकड़ा। मयंक पूरी तरह से उस आत्मा से पोजेस्ड हो चुका था, इतना कि उसकी शरीर की नसें तक बाहर आ गई थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली, ख़तरनाक हो चुकी थी, जिसमें से वो 3-4 लोगों को घायल कर चुका था। जैसे तैसे करके उन लोगों ने मयंक को किसी तरह कुर्सी से बांध दिया, और तभी उन्हीं पड़ोसी में से एक पड़ोसी थे जो किसी पंडित जी को जानता था। पंडित जी ने आकर मयंक की हीलिंग करी। हीलिंग कई दिनों तक चली, का लगभग 15 दिन 20 दिन बीतते चले गए। दिन पे दिन मयंक की हालत ख़राब होती जा रही थी। मयंक को कोई सुधार नहीं दिख रहा था। पंडित जी ने आखिर में उस आत्मा से बात की और उस आत्मा से पूछा कि वो चाहती क्या है। तब उस आत्मा ने बताया कि मैं इससे कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं तो बस अपने साथ जाना चाहती हूँ। इससे, इसकी बीवी को, इसकी बेटी को मुझे खुशी मिलेगी। पंडित जी ने उसको कहा, ऐसा तो होने से रहा, जब तक मैं हूँ तब तक तो होगा नहीं। उस आत्मा ने बोला, हाँ
लेकिन मैं कभी ना कभी तो ले जाऊंगी इसको। तुम कब तक रोकोगे मेरे को? इस आत्मा ने खुली धमकी दे दी पंडित जी को। परिवार इस हद तक जूझ रहा था कि मेंटल डिस्टर्बेंस उनके परिवार में क्रिएट हो गई थी। मधु डिप्रेशन में हो गई थी और छोटी बच्ची उसके ऊपर गलत असर पड़ रहा था। लगभग 1 महीने बाद तक भी वो लोग खुश नहीं थे, लेकिन आखिरकार पंडित जी के लगातार प्रयास से 1.5 महीने तक मयंक की हीलिंग चली और मयंक आखिरकार जाकर ठीक हुआ। मयंक तो ठीक हो गया, लेकिन क्या वो आत्मा आज भी है? आज भी मयंक जब कभी जाता है रास्ते से तो वो कभी भी उस रास्ते को नहीं चुनता है। आज भी वो कभी कभी उसे वो बुरे सपने ख्याल आ जाते हैं। आज भी कभी कभी उसे महसूस होता है कि उसकी पीठ पर कोई है। हम कह सकते हैं कि मयंक तो ठीक हो गया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी भी मयंक से जुड़ी हुई है। वो उनके परिवार से जुड़ी हुई है और क्या पता वो किसी और के पीछे हो इस वक्त। वो आत्मा किसी और को शिकार बना रही हो। मयंक तो ठीक हो गया, लेकिन क्या पता कोई और ठीक हो या ना हो। बस कहानी में आज के लिए इतना ही दोस्तों। बताइएगा कमेंट्स में आपको कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार, सपोर्ट मिलेगा मैं थोड़ा। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी के साथ नेक्स्ट हफ्ते। तब तक के लिए